हेलो नमस्कार। मैं नील सक्रावाल कक्षा 12 के सिलेबस में डे 83 में और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चल रहा है अपना टॉपिक। जो चैप्टर है उसके अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर। जैसा डायग्राम में पहले बना दिया है, समय की बचत वजह से। क्या है मूविंग कॉइल कैलकुलेटर, दूसरी बात सिद्धांत क्या है, तीसरी बात बनावट क्या है, चौथा वर्किंग क्या है। ये सारी बातें इसके अंदर हम बात करेंगे। फिर सुग्राह्यता की बात करेंगे, धारामापिक सुग्राह्यता क्या होती है, दक्षतांक क्या होता है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, टुकड़ों में आप ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कभी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले तो चल कुंडली धारामापिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है गैल्वेनोमीटर ये, और ये क्या काम करता है, ये सर्किट के अंदर अल्प धारा को मापने का काम करता है। यानी करंट अगर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए एमीटर का भी यूज करते हैं, अपन नॉर्मली एमीटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर बहुत अल्प धारा भी है, थोड़ा करंट माइनर करंट भी है, तो वो अगर उसमें एमीटर में नहीं शो तो भी वो इसमें कैलकुलेटर में मूविंग कॉइल कैलकुलेटर में शो करेगा। यानी अल्प धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात है इसका क्या काम आता है, एक ऐसी युक्ति है जो किसमें, जो परिपथ में अल्प धारा मापने के काम आती है। दूसरी बात सिद्धांत की, सिद्धांत पे काम करता है। सिद्धांत क्या है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप को, धारावाही लूप को, हमने पहले बात करी, इससे पिछला टॉपिक में पढ़ा, रखा जाए, उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। इस सिद्धांत पे काम करता है कि अगर किसी भी कुंडली को, किसी भी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उसमें करंट फ्लो किया जाए तो उस पर क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वो रोटेट होती है। अब रोटेट होती है तो फिर आगे की प्रोसेस इसके अंदर होती है। तो सिद्धांत में आप ये बात देख लें कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली को रखा जाता है, उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। और बल आघूर्ण कार्य करेगा तो रोटेशन होगा तो सुई भी उसके साथ लगी हुई है, वो मूव करेगी तो अपने को पता चल जाएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये इसका सिद्धांत है। अब आती है बात इसकी बनावट में। फिर कार्य इसमें बनावट, इसमें जैसे स्ट्रक्चर इसमें बड़ी हुई है, इसको देख ले ध्यान से। इसमें बनावट में क्या रहता है, ऊपर एक पैमाना लगा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ इसमें दोनों ओर मैग्नेट लगे हैं, ध्रुव लगे, एन और एस। तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र किधर से, एन से एस की ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ये जो है ये गतिमान कुंडली है, कुंडली जो मूव कब करेगी, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारावाही इसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, करंट प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र है ही, तो किसी धारावाही कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसपे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो यहाँ इसमें क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यहाँ क्या किया जाता है, दो चुंबकीय ध्रुव, बेलनाकार चुंबकीय ध्रुव यूज किए जाते हैं। ध्यान रखना इस तरह से, त्रिज्या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इधर से। तो यहाँ एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय ध्रुव लगे रहते हैं। इसके बीच में एक आयताकार वर्ग कैसी भी आकृति कुंडली मान लेते हैं, कुंडली लगी रहती है, धारावाही कुंडली लगी रहती है। इसके ऊपर फास्फोर ब्रांच धातु का एक वायर लगाया, तार लगाया था, ऐसे मोड़ के उसको दोनों टर्मिनल इधर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये T1 टर्मिनल है, दूसरा T2 टर्मिनल है, एक सिरा इधर लगा देते हैं और एक सिरा इधर लगा देते हैं। इसके ऊपर यहाँ वो निडल चिपका देते हैं, सुई जो मूव करती है। अब ये तो इसके ऊपर चिपकी हुई है, जब ये मूव करेगी, ये रोड मान लिया, अगर इसको रोड कहते हैं कुंडली को, तो जब ये रोड मूव करेगी तो इसके ऊपर तो ये इस तरह से चिपकी हुई है, इस तरह से चिपकी हुई है ये। तो अगर जब ये मूव करेगी तो ये देखो फिंगर अपने आप मूव कर रही है, ठीक है। इसलिए जैसे ही ये रोटेशन होगा बल आघूर्ण के कारण, वैसे ये भी इसमें मूव करेगी तो इसमें धारा की दिशा
और उसकी वैल्यू को बता देंगे। तो ये बात हो गई इसकी बनावट की। तो बनावट में ज्यादा आपको डिटेल में ना पहले भी कहा था, हर क्लास में कहता हूँ बेवजह की थ्योरी हमें ज्यादा नहीं लिखनी है, जो यूजेबल चीजें हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ क्या है, दो चुंबकीय ध्रुवों N और S के मध्य एक धारावाहिक कुंडली व्यवस्थित की जाती है जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है। इस पे एक फास्फोर ब्रोंज तार से दोनों सिरों को दो टर्मिनल T1 और T2 से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके ऊपर एक नीडल, एक सुई जो है वो लगी रहती है। अब इसमें क्या होगा, जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। वो कैसे उत्पन्न होगा वो हमने सारी बातें PQRS कर ली थी, सारी डिटेल हमने उसमें रिजल्ट निकाल लिए थे। NBIA sin थीटा, या उसको हमने लिखा था PIA sin थीटा, या लिखा था MB sin थीटा, दो तीन तरीके से इसको लिखा था। तो अब इसके अंदर आगे इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्या क्या स्थिति होगी। चुंबकीय क्षेत्र इसमें B है, थीटा कोण अगर बनता है इसके अंदर तो कुंडली पर कार्य बल आघूर्ण का जो मान है वो क्या रहता है NBIA sin थीटा। या त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र होता है तो प्रत्येक स्थिति में इसके लंबवत होता है कुंडली, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो लगने वाला बल आघूर्ण जो है वो क्या होगा, NBIA होगा। तो कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण तो इज इक्वल टू क्या होता है NBIA sin थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NBIA, इक्वेशन नंबर से। अब देखो जब इसमें कुंडली विक्षेपित होगी, इधर ये कुंडली इधर मुड़ेगी तो जो तार है उस पे क्या होगा, जो इसमें फास्फोर ब्रोंज का तार लगा स्प्रिंग दूंगा उस पे क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। ठीक है, उस खिंचाव को क्या कहते हैं, ऐंठन कहते हैं। ऐंठन उत्पन्न होगी उसमें। तो बल आघूर्ण कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जिससे क्या होगा, स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होते हैं, जिससे कुंडली में एक ऐंठन बल युग्म कार्य करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इधर से खिंचाव होगा तो दूसरी तरफ भी होगा, उसमें एक तरफ से अगर स्प्रिंग एक तरफ से खींच ले तो दूसरी तरफ से भी तो खिंचाव दूसरे पॉइंट पे भी जा रहा है उसका। तो ये किसकी तरह काम करता है, बल युग्म की तरह काम करता है। यदि तार में ऐंठन कोण फाई हो, मान लो तार में जितना खिंचाव उत्पन्न हुआ उतना कोण बढ़ेगा उसके अंदर, वो ऐंठन कोण मान लेते हैं फाई है। तो आप ये बात जरूर इसके अंदर एक लाइन नोट कर लें कि जब कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करता है तो स्प्रिंग में एक ऐंठन उत्पन्न होते हैं जिससे कुंडली में ऐंठन बल युग्म कार्य करता है। यदि तार के ऐंठन कोण का मान फाई हो तो मान लेते हैं, यदि तार के ऐंठन कोण का मान फाई हो तो यहां इसमें जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है तो बल आघूर्ण किसके समानुपाती होगा, ऐंठन युग्म जो उत्पन्न हो रहा है तो टो जो है वो किसके समानुपाती होगा, फाई के समानुपाती होगा। भी जितना कोण बढ़ रहा है इसका मतलब जैसे यहाँ पे इतना कोण बढ़ेगा तो ये कितना, जितना ये विक्षेपित हुई है उतना ही ऐंठन उत्पन्न होगा, उतना ही। इसलिए ये बल आघूर्ण जो किसके समानुपाती है, यहाँ ऐंठन कोण के भी समानुपाती है। ठीक है, इसको टो इज इक्वल टू मान लेते हैं सी फाई, समीकरण नंबर 2 में। सी यहाँ क्या है, सी यहाँ ऐंठन युग्म नियतांक है। इकाई रेडियन ऐंठन के लिए बल युग्म भी कह सकते हैं। यहाँ सी इकाई रेडियन ऐंठन के लिए नियतांक है। ठीक है, नियतांक या दूसरा इसको ऐंठन के लिए बल युग्म भी कह सकते हैं, बल युग्म। नेक्स्ट अब आगे, ये तो आगे बात इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। NBIA
आई ए इज इक्वल टू सी फाई, आई इज इक्वल टू क्या है सी अपॉन एन बी ए इंटू फाइव। यहाँ एक नियतांक और ले लेते हैं, सी अपॉन एन बी ए इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं कैपिटल जी से, धारामापी का नियतांक कह देते हैं इसको, जी से लिख देते हैं इसे। या और भी कोई नियतांक बुक्स के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो बुक्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, मैं देख लेता हूँ बुक्स में इसको। के मान रखा है तो आप के भी ले सकते हो, जी भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जी जो है वो क्या है, यहाँ नियतांक, धारामापी नियतांक, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I इज इक्वल टू जी फाइव, और I क्या हो गया, समानुपाती क्या हो गया फाइव। ये रिजल्ट मैं दूंगा, ये पूछ लिया जा रहा है कि धारा का जो मान है किस पे निर्भर करता है, एंथन कोण पे निर्भर करता है। धारामापी में धारा का जो मान है या एंथन कोण का जो मान है किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। करंट ज्यादा आएगा तो बल आगू ज्यादा लगेगा, ठीक है, ज्यादा बल आगू लगेगा तो जो निडल है वो ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा मुड़ेगी तो कोण भी क्या पड़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आई जो है वो क्या हो गया, आई जो है वो समानुपाती हो गया फाइव की, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, जी को धारामापी और परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं, पूछ लिया जाए तो कि धारामापी और परिवर्तन गुणांक क्या है, तो जी इज इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए, जो है एन पता है, बी पता है, ए पता है, सी का हमने लिख लिया क्या है, सारी बातें आ गई इसमें। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए है एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, जो भी लूप है अपने पास उसका एरिया है। तो यहाँ से ये इसका रिजल्ट आ गया कि कुंडली में जो एंथन है, जो कोण उत्पन्न हो रहा है उसका मान प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। अब इसमें लेते हैं आगे सेंसिटिविटी और पूछ लेते हैं, सेंसिटिविटी धारामापी की सुग्राह्यता। एक दो छोटी छोटी बातें और है धारामापी की सुग्राह्यता, वो भी हम कर लेते हैं इसमें। सुग्राह्यता देखो दो तरह की रहती है, या वोल्टेज के लिए भी इसको ज्ञात कर सकते हैं और करंट के लिए भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब धारामापी की सुग्राह्यता धारा के रूप में अगर देखें तो इसी कह सकते हैं, इकाई धारा प्रवाहित करने के लिए विक्षेप जो है वो क्या कहलाता है, धारामापी की सुग्राह्यता कहलाता है। धारामापी में इकाई धारा में प्राप्त विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। इकाई धारा से प्राप्त विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। अब विक्षेप कितना है, इसको धारा सुग्राह्यता फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, दो तरीके से बताया मैंने, वोल्टता सुग्राह्यता भी व्यक्त कर सकते हैं। धारा सुग्राह्यता कैसे निकालते हैं, धारा सुग्राह्यता सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं इसे, करंट सेंसिटिविटी ऐसे लिख देते हैं, इसलिए एस आई लिख देते हैं इसे। अब देखो कुल कितना जो विक्षेप है वो है किसके रूप में, कोण के रूप में, कोण को क्या लिखा हमने फाइव, तो कुल कोण कितना है फाइव है, किसके कारण है ये, आई धारा के कारण है। इकाई धारा के लिए परिभाषा क्या है, इकाई धारा के लिए तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन आई, ये क्या होगा, ये इसका रिजल्ट होगा। तो एस आई इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइव अपॉन आई, ये परिभाषा है। आप इसको एज अ फॉर्मूला यूज करना चाहें तो एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 5 की वैल्यू हमारे पास है, ये भी यहाँ से निकाल लो, एन बी आई ए अपॉन सी, रख दो, रख देते हैं एन बी आई ए अपॉन सी इंटू आई, आई से आई कट गया, वैल्यू क्या आ गई, एन बी ए अपॉन सी। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धारा सुग्राह्यता का मान किस बात पे निर्भर करता है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, उसमें ये बताना है समानुपाती है या विकर्मानुपाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, नंबर ऑफ टर्न्स के, उसमें फेरों की संख्या के समानुपाती है, और तीसरा चुंबकीय अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती है। इसी तरह से ये इसको
वोल्टता सुग्राहिता और भी दे रखे हैं सिलेबस में आपके, वोल्टता सुग्राहिता, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको एस से लिखते हैं, एस बी से लिखते हैं इसको। अब इसकी परिभाषा लिखनी हो तो पहले वही परिभाषा है। धारा सुग्राहिता का मतलब है धारा की इकाई धारा के में जो विक्षेप प्राप्त हो रहा है। वोल्टता सुग्राहिता का मतलब है इकाई वोल्टता के लिए जो विक्षेप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो धारावाही में इकाई वोल्टता के लिए, 1 वोल्ट के लिए प्राप्त विक्षेप को वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। इसी के अनुसार आप परिभाषा लिख सकते हैं। एस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई अपॉन बी। अब फाई की वैल्यू है, अब बी तो अपने पास एज बी रख सकते हो। दूसरा आई, क्योंकि हमें पता है फाई का मान आई की फॉर्म में आएगा, यहाँ से एम बी आई ए अपॉन सी, आई की फॉर्म में, तो बी को भी हम आई की फॉर्म लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस और कॉइल पे भी डिपेंड करेगी ये बात। तो फाई इज इक्वल टू क्या देगा, एम बी आई ए अपॉन सी, और बी की जगह क्या रख दो, आई टू आर, कैंसिल हो गया। तो एस बी इज इक्वल टू एम बी ए अपॉन सी इंटू आर। तो यहां से कह दो कि इसका मान एम के समानुपाती है, इसका मान बी के समानुपाती है, इसका मान ए के समानुपाती है, और इसका मान आर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मान सी के व्युत्क्रमानुपाती है। इतनी बात हमें इसका मान निर्भर करता है। सी इकाई ऐंठन, इकाई घड़ियां ऐंठन के लिए बलयुग्म है, नियतांक है। तो ये बी किस पे डिपेंड करेगा, ये बी उस जो स्प्रिंग हमने उसमें लगाया T1 T2 से जोड़ा उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो ऐसे पदार्थ का है जिसके लिए जो रोटेशन है वो ज्यादा हो सकता है, यानी किसी नरम पदार्थ का है, या उसके लिए क्या उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है, तो वो ज्यादा रोटेट कर सकता है। दूसरा अगर कम है या ज्यादा टाइट पदार्थ है तो उससे बना हुआ है तो उसमें रोटेशन कम होगा, इसलिए उस पदार्थ से भी डिपेंड करेगा ये बात, उस पर भी डिपेंड है। उसके जो कॉइल है, कुंडली जो हमने ली है, उसके प्रतिरोध में भी डिपेंड करेगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर आपको इसमें निर्भरता की बात करी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों के समानुपाती होते हैं, यहाँ भी इन तीनों के समानुपाती होता है। केवल वोल्टता सुग्राहिता जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए, अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, पढ़ ले इसको। बाकी जो 1-2 बातें छोटी छोटी और रखी है इस चैप्टर में, बिल्कुल कंप्लीट होने पे है, 2-3 क्लास और होगी शायद। उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करते हैं। बाकी बात डे 84 में करेंगे।